आ रही है। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली? इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक्चुअली क्या होता है? इंटीग्रेशन का वर्ड का मीनिंग मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने सुना होगा और कई जगह भी सुना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम समेशन समेशन। ओके वेरी गुड, काफी हद तक सही है। तो आपने सुना होगा कई जगह पर इंटीग्रेशन वर्ड का यूज होता है, जैसे स्कूल्स में होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं ना, या फिर जैसे मान लो 6 से 12 तक की इंटीग्रेटेड क्लासेस होती हैं। जैसे अभी के लिए जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें 6, 7, 8 एक इंटीग्रेटेड है, मतलब कि उसमें एक जैसा रहेगा। उस पर 9, 10, 11, 12 को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। जैसे अभी 11, 12 इंटीग्रेटेड है इस साल के लिए, मतलब 11, 12 का सिलेबस एक पैटर्न में चलेगा और उसके पहले 10th तक का सिलेबस एक दूसरे पैटर्न में चलता है ना। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक्चुअली ज्वाइन करना, है ना, कई सारी चीजों को ऐड कर देना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, एक्चुअली में ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है एरिया कैलकुलेट करने का, है ना। अभी तक हमने 10th तक जितने भी एरिया कैलकुलेट किए होंगे, हमें रियल वर्ल्ड में वो ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं ज्यादातर, है ना। जैसे आपने एरिया कैलकुलेट किया होगा रेक्टेंगल का, है ना, या सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया है, तो क्या कहीं पर आपको परफेक्ट सर्कल या फिर परफेक्ट रेक्टेंगल देखने को मिलता है? क्या नहीं मिलेगा। हर जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा ना परफेक्ट सर्कल या फिर परफेक्ट रेक्टेंगल। कोन तो आज तक देखा ही नहीं होगा कहीं पर, है ना। कोन तो कहीं आज तक देखा नहीं होगा कि अच्छा इस तरह का कोन जैसा हमें बताया जाता है 8 से लेकर 12 तक। लाइट जला लें। हाँ अब लाइट आ रही है अच्छे से। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस तरह के शेप्स रियल वर्ल्ड में कम देखने को मिलते हैं ना, क्योंकि इन सब चीजों के साथ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? इरेगुलर शेप्स के साथ प्रॉब्लम होता है ना। कोई भी इरेगुलर है, मान लो रेक्टेंगल नहीं है, कहीं से कटा हुआ है और कुछ इस तरह से, जैसे आपने इसके एग्जांपल देखे होंगे कि कहीं पेंट करना है आपको, है ना, तो उसके लिए कितना पेंट लगेगा, 9th 10th में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना। और अगर कहीं पर आपको कोई शीट बनवानी है या फिर उसको कवर करना है, तो कैनवास वाले क्वेश्चंस किए होंगे कि उसको कितना करना पड़ेगा, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये वाली सारी चीजें आपको जो भी दुनिया में दिखेगा सब रेक्टेंगल या स्क्वायर के टर्म्स में ही होगा, है ना। तो क्या रहता है, ज्यादातर हमारे रियल वर्ल्ड में इरेगुलर शेप्स रहते हैं, ज्यादातर हमारे रियल वर्ल्ड में इरेगुलर शेप्स रहते हैं। तो कभी सोचा होगा कि इरेगुलर शेप्स का एरिया कैसे निकालते हैं? क्योंकि एरिया और वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी शेप के बारे में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए ना। एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, किसी भी इरेगुलर शेप के लिए आपको अगर स्टडी करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने सोचा हो कि उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ना, कोई भी इरेगुलर शेप है ना, कोई भी इरेगुलर शेप, तो इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है, इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी तरह के शेप्स का एरिया और किसी भी तरह के शेप्स का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कोई लीफ है ना, जैसे पीपल का पत्ता है, तो पीपल का पत्ता है, उसका आपको एरिया निकालना है अगर, तो ना तो वो आपका सर्कल होता है, कोई भी शेप नहीं होता जो हमारे रेगुलर शेप्स हमें पता है ना, उसमें से कोई भी नहीं होता है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इंटीग्रेशन जो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है ना, जितनी भी सारी चीजें कर रहे थे हम, है ना, उसका एसेंस क्या है? इररेगुलर शेप्स का एरिया निकालना। तो इररेगुलर शेप्स का एरिया निकालने के लिए, अब एरिया हमें पता है कि एक डेफिनेट क्वांटिटी आएगी, है ना, एक डेफिनेट क्वांटिटी आएगी या फिर फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, डेफिनेट या फिर फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं निकाला है ना, ऐसा कुछ भी एरिया नहीं निकाला है। तो कुछ भी एरिया नहीं निकाला है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? एक लेवल तक हमें क्वेश्चन पहुंचा देता है, उसके बाद हमें एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसका अगला चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, है ना, एरिया अंडर द कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, दोनों ही नाम से है आपके एनसीईआरटी में।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से है, और कई जगह पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, एरिया अंडर द कर्व के नाम से। तो वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो एक्चुअल में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है कि उसमें हम देखेंगे कि किसी भी तरह का इरेगुलर शेप हो गया, जैसे आपका पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, है ना, या फिर किसी भी तरह का कोई कर्व जा रहा है ना, कोई भी एरिया बन रहा है, किसी भी तरह का शेप है, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि उसके बिना एरिया कैलकुलेट नहीं होता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले आना चाहिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया है, जो हमारे आंसर में क्या देता है, एक फंक्शन देता है ना। आंसर क्या आता है, sin x प्लस सी आता है, cos x प्लस सी आता है, इस तरह से एक फंक्शन आता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हो, और ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आगे वाली चीज है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर उसका अल्टीमेट प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेटिवली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से छोटा है ना, मोस्टली मेरे ख्याल से हम इसको एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर द स्क्रीन। ओके, सो सबको क्लियर स्क्रीन आ रहा होगा, कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मुझे। तो हेडिंग डालिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, हेडिंग डालिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है एक्चुअली में, इसका एसेंस में अगर लिखें तो ये समेशन या एरिया अंडर, हाँ एरिया है एक्चुअली में, लिखिए एरिया ऑफ इररेगुलर शेप्स, यहाँ पर लिख लीजिए यूज्ड इन, किस चीज में यूज किया जाता है, इररेगुलर शेप्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में एरिया हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ स्क्वायर जैसा बना लिया, या फिर मैंने कुछ रेक्टेंगल जैसा बना लिया, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है 1 यूनिट है, स्क्वायर जैसा है ये, इसकी लेंथ 1 यूनिट है और इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली बता सकते हो कि एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 into 1, है ना, मतलब 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है और उसको मैंने इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में। तो यहां तक जो हम कर रहे थे ये क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अभी क्या करेंगे, इसमें जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, जो आपने यहाँ पर इस तरह से वैल्यू लगाई थी, तो आपने फिजिक्स में शायद किए होंगे,
एक नीचे ऐसे ए लिख देते हैं और एक नीचे बी लिख देते हैं, है ना। और ये होता क्या है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है। इसमें अभी हम सारी चीजें देखेंगे। तो ये जो होता है आपका नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो क्या ऐसा जरूरी है कि ए छोटा हो और बी बड़ा हो? बताइए, अगर फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। नो सर। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए लोअर लिमिट है तो वो छोटा होना चाहिए और बी अपर लिमिट है तो वो बड़ा होना चाहिए। तो ए एंड, लिख लीजिए, ए एंड बी कैन बी एनीथिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये कैलकुलेट किया कैसे जाता है, बहुत ही सिंपल। जो आपका एफ एक्स है, सबसे बेसिक डेफिनेशन, जो फंक्शन एफ एक्स है उसको इंटीग्रेट कर दो। मान लो कैपिटल एफ एक्स आ गया इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स आपका इंटीग्रेट करने के बाद आ गया, और फिर इसमें इस तरह से लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट जैसा, ए से बी। और ये क्या होता है, पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए एफ ऑफ बी एंड माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं। और ये क्या बताता है, एरिया बताता है। कौन सा एरिया बताता है ये थोड़ा देख लेते हैं, कौन सा एरिया बताता है। जैसे मान लीजिए आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो इस तरह से बना हुआ है, फंक्शन एफ एक्स ये है, मान लीजिए, है ना। कोई फंक्शन क्या है एफ एक्स, हाँ, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। और ये जो लिमिट्स होती है ना, ये किसकी लिमिट्स होती है, लिमिट्स, इसको भी लिख लीजिएगा सेकेंड पॉइंट में, लिमिट्स आर ऑफ एक्स। एक्स की लिमिट होती है अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है आपका x इज इक्वल्स टू ए, और आगे गया x इज इक्वल्स टू बी। अगर b छोटा है a बड़ा है तो b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपका ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, जो यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स, ठीक है। ये जो फंक्शन है एफ एक्स यहाँ पर दिया गया है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। मान लो a यहाँ पर है और b यहाँ पर है। तो इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, तो इससे जो आंसर आने वाला है, वो आंसर, जो क्वांटिटी आएगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस पार्ट का एरिया रिप्रेजेंट करेगी। इसको बना लीजिएगा। तो मान लीजिए कि इसका एरिया जो है कैपिटल ए, ठीक है। तो और इसको बोल दिया मैंने, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। तो ये क्या है एक्चुअल में, फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी रीजन, ठीक है। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स है। तो ये मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, ये जो इसके आगे का कंटिन्यूशन है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी तो बस हम ये देखने वाले हैं कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो तो हमें पता चल गया कि कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम इस क्वेश्चन, इस मतलब इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। कई सारे तरीके हैं उसको इंटीग्रेट करने का, और डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा आता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई सारी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने नहीं पढ़ी थी और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगती है, तो वो सारे हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सर पहले लिख तो लेने दीजिए। हाँ लिख लो, नहीं लिखा, लिखो लिखो लिखो, जब तक मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। इसको बना लीजिए ढंग से ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जेई में तो इनडेफिनेट से ज्यादा डेफिनेट आता है, क्योंकि डेफिनेट में सब कुछ आ जाता है, इसीलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। हो जाए तो मुझे बता देना।
आप सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, शाबाश। सबके पेपर हो गए ना, किसी के चल रहे हैं तो इस मॉडल में? सभी आपके पेपर हो गए ना? यस सर। सारे वीडियोस Yes, sir. सारे वीडियोस देख लिए आपने पुराने? यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जिससे हमें थोड़ा समझ में आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक, है ना। इस पे अभी स्टार्टिंग में जो आगे पढ़ाने वाला हूँ उसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन लिखिए, ये नहीं आता 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करना है, और इसमें लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो तरीका देखिए, तो ये आपका फंक्शन है। तो सबसे बेसिक सिंपल तरीका कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे। तो इसको इंटीग्रेट किया मैंने, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1 का हो जाएगा एक्स, है ना, एंड प्लस सी। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। तो जैसे ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के या फिर कोई भी ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर लिख दी जाती है, अपर लिमिट यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मैं सिर्फ इसको लिखता तो ये आपका था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनडेफिनिट है ना, सी की वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तो इनडेफिनिट है, ये इनफाइनाइट जैसा है ना। तो यहाँ तक आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है इस वाली वैल्यू को पूरे एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन होता है आपको तो ऐसे 2 ब्रैकेट बना सकते हैं ना, फिजिक्स में आपने किया होगा तो उससे पता चलेगा आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। 2 ब्रैकेट रहते हैं, बीच में माइनस। तो सबसे पहले पूरे में उठा के 1 रख दीजिए आप, तो ये आ जाता है 1 क्यूब अपॉन 3 एंड 1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1 प्लस सी। और फिर क्या रख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में 0 रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और लास्ट में सी बचेगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 एलसीएम, तो 2 प्लस 3 प्लस 6, और सी को बाहर रहने दिया और ब्रैकेट ओपन करेंगे सी, तो सी से सी देखो यहाँ पर कट रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 11/6, है ना। तो देखो जब भी आप कुछ चीजें, जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो नो नीड टू राइट सी, है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक केस में वो कट जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें x तो है नहीं, तो आप जब भी ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो जो नंबर यहाँ पर आया वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, है ना। उसको ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिए और फिर काट दीजिए, टाइम वेस्ट करने के लिए उसको नहीं लिखते, है ना। किसी क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पहली चीज ये। और दूसरी चीज, जो लास्ट में आया है आंसर, है ना, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये एरिया है, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना है ना, स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम यहाँ पर एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए जैसे ये कोई स्क्वायर है ना, ये L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, मान लीजिए ये 2 है और ये 4 है। आपसे पूछा जाए कि L इंटू बी की वैल्यू बताइए, कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, तो आप 8 लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए एरिया कितना है, तब आप लिखोगे 8 स्क्वायर यूनिट, है ना, तब आप लिखोगे 8 स्क्वायर यूनिट। तो हमें एरिया नहीं पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अगर सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना है तो आपको कोई भी यूनिट वगैरह नहीं लिखनी है, वैसे भी नहीं लिखना है, नेक्स्ट चैप्टर में वो लिखा जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11/6, है ना, 11/6 आया होगा सबको समझ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है e पावर x -1 से लेकर 1 तक dx। तो देखिए
e पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर x, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिया, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रख देंगे तो e पावर 1 आ गया, और फिर सबट्रैक्ट किया और फिर -1 रख देंगे तो e पावर -1 आ जाएगा। तो ये e लिखा है और e पावर -1, इसको आप लिख सकते हो e -1 अपॉन e, और e एलसीएम ले लो तो e स्क्वायर -1। बताइए ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जो आंसर आया है हमारा, इज दैट कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट सर, है ना, कांस्टेंट है, क्योंकि जो e है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये भी कांस्टेंट है। ओके, तो ये एक बेसिक आइडिया था, है ना, ये एक बेसिक आइडिया था जिस तरह से आप आगे क्वेश्चंस करने वाले हो, है ना। अभी अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ first principle method of calculating definite integration, first principle method of definite integration। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसको कहीं ऊपर लिख लीजिएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बताइए क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ सकता है? जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें। क्वेश्चन, चलो शॉर्ट में क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इसको ऐसे ही आप रफ में सॉल्व शायद सर नहीं होगा। करिए कैलकुलेट, -x dx, और इसमें दिया है 0 से लेकर 1 तक। कैलकुलेट करिए कितना आएगा और आंसर बताइए। रफ में कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर बताइए कितना है। -1/2। -1/2 इतना ही आ रहा है क्या सबका? नहीं सर, Yes, 1/2। sir. नो सर, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट आप, मतलब 1/2 आ रहा होगा कि -1/2 आ रहा है? मैथमेटिकली पूछ रहा हूँ मैं, सॉल्व करने पर -1/2 आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ ओके, आई थिंक सो ये सबने कर लिया होगा। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया होता है, एरिया होता है ना। तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें क्या है? पहली चीज कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है ना। मैथमेटिकल क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एरिया पूछा है तो आंसर आप इसको क्या करके देंगे? पॉजिटिव करके देंगे, है ना। आंसर क्या देंगे? पॉजिटिव करके। तो ऑल्दो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ना, एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो जब जब आपसे एरिया पूछा जाएगा पॉजिटिव करके दे दीजिए। लेकिन आपसे जब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये आपको बोलना है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें लिख लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, है ना, कुछ भी हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। क्योंकि वैसे तो मैथ की क्वांटिटी है, ज्योमेट्रिकली एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब एरिया पूछेंगे तो हम बोल देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ एरिया तो पूछ नहीं रहा है ना, हमें क्या पूछ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आता है ना, 6 मार्क्स क्वेश्चन लास्ट टाइम जो भी 6 मार्क्स का आता था क्वेश्चन, अभी भी आता है शायद। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन 90% चांसेस है कि आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 90%, है ना।
और दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा टफ यही लगता है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, तो टफ नहीं लगे, टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है ना। इसमें लिमिट्स का यूज है, जो मैंने आपको बताया था 11th में, अगर मैं आपको पढ़ा रहा था लिमिट्स, मैंने आपको उस समय बताया होगा कि ये सेम लिमिट्स जो है वो 12th में यूज होगा, और उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। 90% चांसेस है कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है इससे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन वाइज, है ना, लेकिन वैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आपके 6 मार्क्स इसमें पक्के हैं ना, बहुत काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। तो लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, अगर आपको याद हो जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, है ना, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, उसमें हमने क्या किया था, LHD RHD निकाला था, है ना, उसमें भी लिमिट्स यूज हुआ था और इसमें भी लिमिट्स यूज हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहले ये डायग्राम बना लीजिए, सभी लोग बना लें। हाँ बताइए सर। आज ये स्क्रीन सर पॉज हो जाती, बार बार हो जाती सर, पॉज हो जाती है, मेरे फोन में हो जाती है, और सर सबके में पॉज डिस्कनेक्ट हो भी रही हो है क्या? जाता सर कभी कभी, मेरे में हो रही है। आप रीज्वाइन करके देखिए एक बार। सर बहुत बार किया सर, डिस्कनेक्ट भी हो जाते सर। अच्छा, तो नेटवर्क नहीं आ रहा है आपका इसीलिए, वरना डिस्कनेक्ट तो नहीं होना चाहिए, उसी की वजह से वो कैच नहीं कर पा रहा है। सर अच्छा आ रहा, नेटवर्क भी बढ़िया आ रहा सर, और क्या। तो फिर वही, और लोगों अभी के सर साथ सही भी आ रहा, दिक्कत अभी हो रहा है देखते क्या? हैं सर। और लोगों के साथ भी दिक्कत आ रहा है क्या? नो सर। हाँ तो बेटा कुछ दिक्कत है, चलो हाँ ये बनाइए, डायग्राम बना लीजिए पहले। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका कोई फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, अगर कंफ्यूजन हो रहा, समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो कैसा फंक्शन है, कुछ नहीं है, जैसे मान लो सर्कल दिया हुआ है या एलिप्स बना हुआ, कुछ भी बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो उसका मैंने ये वाला पार्ट लिया है, तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये फंक्शन है। इसी तरह से कोई भी फंक्शन है उसका कोई ना कोई ग्राफ तो बनेगा ही, है ना, तो उसका ग्राफ ऐसे बनाया, तो इधर भी मान लो ग्राफ बन रहा होगा, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और आगे जाएगा, तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूँ, सिर्फ ए से बी तक का पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मान लिया कि ये x इज इक्वल्स टू ए है और ये x इज इक्वल्स टू बी है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपने फिजिक्स में काफी बार की होगी, है ना, आज यहाँ पर समझ में आएगा कि वो क्यों करते हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं आप, तो स्ट्रिप वाले आपके क्वेश्चन बहुत सारे फिजिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप लिया मैंने, ये बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, इसको मैं कर देता हूँ। हाँ तो ये स्ट्रिप है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ मैंने h मान, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, h है। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और थिक बना लेंगे। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, ये वाले पार्ट, ये कितनी है, h है, ठीक है, इतना बना लीजिए।
हाँ हो गया ना। देखिए तो अब इसमें क्या है, इसमें से मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं। तो ये सबको दिख रहा होगा कि ये कुछ रेक्टेंगल जैसा बन गया है ना, रेक्टेंगल जैसा बन गया है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले जो स्ट्रिप बनेगा, सबसे पहले वाला वो मैं बना रहा हूं। देखिए अगर मैं इसको x = a लेता हूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए, देखिए क्या ये पॉइंट f ऑफ a हो जाएगा, a, f ऑफ a, ये वाला पॉइंट। देखो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैं f ऑफ a लिख देता हूं, f ऑफ a। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है fx = x² दिया हुआ है और यहाँ पर x = 2 है। तो अगर ये फंक्शन x² = 2 है, fx = x² है, मुझे x = 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 रख दूंगा, है ना, f ऑफ 2 निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो f ऑफ 2 निकाल लूंगा, 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए या फिर f ऑफ 2 लिख दीजिए। तो मान लीजिए मैंने कि f ऑफ कि x = a रखने पर फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वो फंक्शन में रखने पर आ जाएगी, तो मैंने क्या लिख दिया वहां पर, f ऑफ a लिख दिया, है ना। इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया कि सबकी जो स्ट्रिप है इनकी लेंथ कितनी है, h है। तो अगर ये लेंथ h है, तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, क्या ये पॉइंट x = a + h हो जाएगा, देखो, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां तक का तो a है ना, और ये क्या हो गया, h हो गया। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a + h, और a + h पर आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ a + h आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला ये पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा f ऑफ a + 2h, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान दीजिए। और दूसरा मान लिया मैंने कि यहां से लेकर यहां तक में लेट टोटल स्ट्रिप्स कितनी है, स्मॉल n, है ना। टोटल स्ट्रिप कितनी है, स्मॉल n। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देखो क्या मैं लिख सकता हूं कि n ऑफ h = b - a। देखो ध्यान से देखना कैसे लिखा है ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देखो हर एक स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, h है। हर एक स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, h है। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 50 स्ट्रिप है, तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल लेंथ क्या 50h हो जाएगी? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मान लो सबकी लेंथ 2 है, और ऐसी मैंने बोल दिया कि 50 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बताओ ये चीज सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मान लो इस तरह की 50 स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कितनी बार, 50 बार, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 × 2 हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर n स्ट्रिप्स हैं और हर एक की विड्थ जो है वो h है, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, nh, यहां से लेकर यहां तक की nh हो जाएगी। और ये अगर x = a है, यहां से यहां तक a है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक b है, तो बीच का पार्ट जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, b माइनस a। तो पहली इक्वेशन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि n ऑफ n इंटू एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस a के बराबर हो जाएगा। बताइए भाई यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहली इक्वेशन ये n ऑफ h n इंटू एच इज इक्वल टू b माइनस a। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अगर मैं इसका एरिया लिखूं, एरिया, तो इसके पहले वाले पार्ट को एरिया में A1 बोल रहा हूं, दूसरे वाले पार्ट को एरिया और तीसरे को A3 बोल रहा हूं, ठीक है। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 रेक्टेंगल दिख रहा है A1, इसकी विड्थ कितनी है h, और हाइट कितनी होगी, कोई बताएगा हाइट, हाइट कितनी होगी इसकी, इस रेक्टेंगल की हाइट, देखिए ऊपर लिखा है ना f ऑफ a, f ऑफ a, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, और x इज इक्वल टू 2 होता है ये, तो 2 रखने पर y कहां से मिलता है, यहीं से मिलता है ना, है ना। तो a रखने पर f ऑफ a आएगा, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही y कोऑर्डिनेट है, वही y कोऑर्डिनेट है, वही मतलब हाइट हो जाएगी आपकी। तो a1 हो जाएगा h इंटू f ऑफ a। फिर इसी तरह से आप a2 निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आगे जाएंगे तो सेकेंड वाला जो रेक्टेंगल है, सेकेंड वाला रेक्टेंगल, उसकी विड्थ भी कितनी है, h है, और उसकी हाइट अगर आप देखेंगे ऊपर से तो यहाँ पर कितना है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। इसी तरह से a3 निकालेंगे, तो a3 निकालने के लिए उसकी भी विड्थ h हो जाएगी। ये एक्चुअली एक फॉर्मूले का प्रूफ है, तो प्रूफ बाद में याद हो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सिंपल है, आप 2-3 बार देखोगे तो उसको याद रह जाएगा और फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। नहीं तो अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकता है तो फॉर्मूला याद कर लेना। हाँ अब देखिए, इस तरह से अगर मैंने बोला है कि n स्ट्रिप है, अगर मैंने बोला है कि n स्ट्रिप है, तो जो सबसे लास्ट में nth वाली स्ट्रिप है उसकी विड्थ तो h होगी, और उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, उसकी विड्थ h होगी और हाइट कैसे निकालेंगे, जो लास्ट वाली एकदम स्ट्रिप है, बताइए कोई, इसकी हाइट कितनी होगी, f of b, f ऑफ b, b नहीं, b से पहले वाली वैल्यू रखना है ना। देखो यहाँ पर क्या रखना है, b माइनस b माइनस h, हाँ ये सही है। नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हो, देखो देखो ये देखो a है, ये a प्लस h है, a प्लस 2h है, nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1h। देखो भाई आया कि नहीं, अंदर वाला जो a है, f के अंदर जो है वो किस में चल रहा है, ap में चल रहा है, तो nth टर्म के लिए ap का nth टर्म फॉर्मूला सबको पता है, कितना होता है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो लास्ट वाला जो स्ट्रिप है उसको मैंने an बोल दिया, तो अगर an बोल रहा हूं तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, h है, और हाइट कितनी हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1h, ये हाइट है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर कहां तक, an तक। तो सारी वैल्यूज लिख दो यहाँ पर, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, और यहां से लेकर कहां तक जाएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1h तक, nth टर्म तक, ठीक है। इतना नोट कीजिए। अच्छा, लास्ट वाली स्ट्रिप का एक बार एरिया फिर से बता दीजिए। क्या लास्ट वाला स्टेप, an क्या पूछ रहे हो, लास्ट वाली सर उसकी स्ट्रिप का एरिया दोबारा से बता दीजिए। देखो ध्यान से देखना, जो पहली वाली स्ट्रिप है ना, पहली वाली, सबकी विड्थ तो h है, मुझे हाइट निकालनी है। हाइट में कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, मान लो पहली स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, तो उसके लेफ्ट वाली साइड पर जो लाइन है ना, वहां की हाइट में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट रख रहा हूं मैं a, तो a रख दिया तो इसकी हाइट आ गई f ऑफ a, ठीक है। a प्लस h रख दिया तो हाइट आ गई f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h रख दिया तो हाइट आ गई f ऑफ a प्लस 2h। तो पहली स्ट्रिप की हाइट क्या है, fa, दूसरी स्ट्रिप की हाइट क्या है,
एफ ए प्लस एच। तीसरी स्ट्रिप की हाइट क्या है, एफ ए प्लस 2h। तो nth स्ट्रिप की हाइट क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस एन माइनस 1h। आ गया? यस सर। ए बी बन रहा है ना अंदर, तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस एच, तीसरा टर्म ए प्लस 2h। तो ए बी में पढ़ा है, nth टर्म क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1। तो nth स्ट्रिप की हाइट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, और उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका एरिया आ गया। और टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऐड कर दिया। अब बताइए, अगर मैंने ये एरिया कैलकुलेट किया है तो ये एरिया हमारे एक्चुअल एरिया से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? एक्चुअल एरिया क्या है, एक्चुअल एरिया आपका इस कर्व के कम साथ आएगा सर। हाँ कम आएगा, है ना। देखो एक्चुअल में मैंने क्या किया है, जब मैं पहले पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने ये देखो ये वाला पार्ट छोड़ दिया ना, रेक्टेंगल, ये थोड़ा सा ट्रायंगल, ये नहीं कैलकुलेट किया, और ये भी मैंने छोड़ दिया, और ये भी मैंने छोड़ दिया। इस तरह से हर एक स्ट्रिप में एक छोटा छोटा सा पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है। तो मतलब जो मेरा एरिया भी आया है ये एक्चुअल में एरिया से थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसको मैं अगर चाहता हूं, इसको मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट कैलकुलेट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जो स्ट्रिप है उसको मैं और पतला लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं स्ट्रिप को और पतला कर दूंगा तो उसका ऊपर वाला ट्रायंगल और छोटा हो जाएगा, तो एरिया हमारा कम से कम होगा। बताओ भाई, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया है कि नहीं? मैं स्ट्रिप की लेंथ क्या चाहता हूं, बहुत छोटी करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर उसके लिए मैं क्या करता हूं, इन पूरे में h कॉमन ले लेता हूं, तो f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h से लेकर f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। मैं क्या करता हूं, इसमें लिमिट लगा देता हूं, किसकी, कि जो h है ये ऑलमोस्ट 0 है। सोचो अगर पोस्ट 0 हो गया है ना, तो उसके ऊपर जो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा बहुत छोटा सा होगा, है ना। तो हमारा एरिया इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल एरिया के बहुत पास आ जाएगा। बताओ भाई, ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं? जिसको नहीं आई पूछिए। अब बताइए, अगर मैं n को ऑलमोस्ट एक बार फिर से देखो, अगर मैं जो स्ट्रिप की लेंथ है ना, अगर स्ट्रिप की लेंथ को मैं बहुत छोटा कर दूं, मान लो मैंने इतना छोटा कर दिया कि यही आ गया है आपका, एक जो लाइन मैंने खींची है यही स्ट्रिप हो गई आपकी। तो अगर यही स्ट्रिप हो गई तो देखो ऊपर वाला जो एरिया छूटेगा जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो क्या वो बहुत कम होगा, एकदम छोटा सा एरिया होगा जो नेग्लेक्ट हुआ होगा, है ना, छोटा सा एरिया नेग्लेक्ट हुआ होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो विड्थ है स्ट्रिप की वो ज्यादा से ज्यादा छोटी कर दूं। तो ज्यादा से ज्यादा छोटी करने पर ऊपर वाला एरिया जो छोड़ रहे हैं हम वो बहुत कम से कम होगा, छोड़ने वाला एरिया, तो हमारा जो आंसर है उसके बहुत क्लोज आएगा। अगर मैं h को बहुत छोटा कर दूंगा तो मुझे कितनी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, देखो अगर मैं h छोटा कर दूंगा तो लगभग मुझे इनफाइनाइट स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर मैं बहुत ही छोटा कर दूंगा तो ऐसी बहुत सारी, है ना, करोड़ों या बहुत सारी मुझे स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इसलिए उसको क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये आपका क्या है, एरिया है। कैसे निकाला हमने, लिमिट के टर्म्स के फॉर्म में एरिया निकाला है ना। और यही आपका रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स डी एक्स, कहां से लेकर ए से बी तक, क्योंकि हमें पता था कि वो एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, लिख लीजिए। ऊपर की चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और मैं अभी समझा रहा हूं, लेकिन फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है ना। अगर सीधे सीधे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो मैंने आपको प्रूफ बताया जिससे आप सोच सकते हो ना, बहुत ही सिंपल चीज है। ये एरिया लिखा है पहले स्ट्रिप का, h के साथ एरिया लिखा है दूसरी स्ट्रिप का, और लास्ट की स्ट्रिप का एरिया लिखा हुआ है, h बाहर है, h 0 जा रहा है क्योंकि मुझे विड्थ बहुत कम लेनी है, और n इनफाइनाइट जा रहा है क्योंकि जब विड्थ बहुत कम करोगे तो बहुत सारी स्ट्रिप हो जाएगी। तो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिख लीजिए, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोल दीजिए या फिर लिमिट ऑफ सम। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करिए कैसे, लिमिट ऑफ सम के टर्म्स में। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला याद है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए तो क्या हुआ, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, है ना। और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने ऊपर देखी हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, जो ए है याद रखें ये क्या है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। बी क्या है, अपर लिमिट है। और ऊपर एक जो हमने एक्सप्रेशन लिया था NH इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में देखनी पड़ेंगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक मिनट लिख लें इसे। हाँ लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से लिख लीजिए। इसके आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जहां नहीं आया समझ में वो पूछ लीजिए मुझे। आकृति समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. ओके, आयुषी? Yes, sir. वेरी गुड। दीपक? यस सर। हाँ, फॉर्मूला याद कर लेना कम से कम। यस सर। गौरव? कम से कम नहीं सकता। यस सर। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। मधुर पांडे, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये पिछले चैप्टर से डिस्कनेक्टेड है ना, उतना कनेक्टेड नहीं है, तो सब कुछ आएगा आपको समझ में। उसको लिखते जाइए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा पांडे। रोहित, मोहित, सलोनी? सर। Yes, sir. शोभा? Yes, sir. आगे बढ़े, टाइम हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते ताकि आप उसमें क्वेश्चन कर पाओ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। तो आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे आएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से 1 यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो इसकी बहुत एक अच्छी बात यह है, चलो वो अच्छी बात हम बाद में बताएंगे। हाँ, लिमिट ऑफ सम्स, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या लिखना है, 4 चीजें लिखनी है ना, 4 थिंग्स। सबसे पहले देखिए, ऐसे लिखिए हियर, ए क्या है, लोअर लिमिट 0, बी क्या है, अपर लिमिट 1। ठीक है, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू x, और n इंटू h, ये कितना है, b माइनस a, 1 माइनस 0 1। ये 4 चीजें हमें पता चल गई है ना, a की वैल्यू, b की वैल्यू, फंक्शन क्या है, और n इंटू h की वैल्यू। तो अब उसके बाद सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है आपको। तो x dx 0 से लेकर 1 तक कितना होगा, तो फॉर्मूला देखो, h टाइम्स f ऑफ a आता है पहली स्ट्रिप के लिए, h टाइम्स f ऑफ a प्लस h आता है, और इस तरह से लेकर f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h आता है। ठीक है, और इसमें लिमिट लगती है, जो साइज है उसका छोटा होना चाहिए, और इस तरह की इनफाइनाइट स्ट्रिप होनी चाहिए। n और h को अलग अलग तरह से बनाएं, है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे बन जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपका फंक्शन जो है fx क्या है, x है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं f ऑफ, तो पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो a देखिए कितना है, रख दिया मैंने यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इनफाइनाइट, h टाइम्स f ऑफ a 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले a की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस 2h, सबसे आसान क्वेश्चन है इसका,
और f ऑफ a की जगह 0 रख देंगे तो n-1 h बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो fx अगर x दिया हुआ है तो f0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, fh कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। बेसिकली जो अंदर आया है वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं और फिर उसके बाद हम फंक्शन को रखते हैं h। तो f0 कितना हो गया, 0 हो गया, f0 प्लस h कितना हो गया, h हो गया, ये 2h हो जाएगा और इस तरह से जाके n-1 h हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इनफिनिट। अंदर से एक h कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 यहाँ पर 1 बचेगा, 2 से लेकर n-1 तक बचेगा। ठीक है, तो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n-1। हाँ, तो इसमें n टर्म्स करने के लिए मैंने n ऐड कर दिया और n सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आयुषी बताइए n टर्म्स का सम कितना होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सम नेचुरल नंबर्स का कितना होता है, जल्दी बताओ क्लास टाइम, यही बताए, सलोनी बताइए। n-1/2। कितनी होता है, कोई और, प्रशांत? n+1/2 सर, हाफ n+1। हाँ ये होता है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ये होता है शायद, है ना, यही होता है, हाँ Yes sir, yes यही sir. होता है। और लास्ट में ये n तक का हो गया और लास्ट में n लिखा हुआ है। हाँ देखिए अब इसको कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट। इसमें क्या किया मैंने, अंदर से n कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया। अच्छा एक h था ऑलरेडी, एक h बाहर निकाला तो h स्क्वायर हो गया। ठीक है, h स्क्वायर है, अंदर से मैंने देखिए 2 एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n, इसको लिखते जाइएगा तो ये आ जाएगा लिमिट, ऊपर लिख देता हूं मैं, h is equals to 0 tends to 0 n tends to infinite h square n square minus n divided by 2। ठीक है, बाहर h स्क्वायर है ना तो आपको हमेशा अंदर से n स्क्वायर कॉमन लेना रहता है, h स्क्वायर, तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो n स्क्वायर था 1 आ जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो 1/n बचेगा और उसका 2 अलग कर लिया। तो अब इसमें मैंने वैल्यू रख दिया तो देखो NH की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की थी, ऊपर NH की वैल्यू कितनी थी, ये थी, NH की वैल्यू 1 थी, तो NH की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी, तो NH की वैल्यू 1 रखी तो उसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर n जैसे आप इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। लिखो। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसका आंसर बहुत आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करोगे x² नॉर्मल तरीके से 0 से 1, लिमिट रखो, अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट 0/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप आंसर पहले से पता कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करके आंसर पता कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप क्या करिए, इससे निकाल दीजिए और इससे भी वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, आपका होमवर्क जो है होमवर्क आप एनसीईआरटी की इसकी पहली एक्सरसाइज है, उसके लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा ना, टफ क्वेश्चंस है, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।